हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम दोबारा से क्या है कि इस चैनल पे हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस देखी है। जिस भी टॉपिक पे आपको जो भी डाउट हो तो आप हमें पूछिएगा। और आज मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक बताऊंगी, जिसके बाद में हम फिर से टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन हमारा तो एक ही नियम है, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उस क्लास की शुरुआत किससे करते हैं? एक शायरी से। तो शायरी सुनो, जिंदगी में कुछ करना है तो शायरी सुनो, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है कि आपको चाहे हालात से कोई भी आपको आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। क्या है कि जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। तो आपको भी क्या है कि अगर मान लो कि आपको एक तो क्या है कि हमें ये काम करना है, और एक क्या है कि मैं ये काम करके ही रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप क्या है वो आप अपनी सोच से सोचते हो कि हमें कौन सा काम करना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज की शुरुआत हम करेंगे सीएफटी से। किससे करेंगे? सीएफटी से। सीएफटी में थोड़ा टॉपिक हमारा पहले भी देखा हुआ है, थोड़ा टॉपिक क्या है हमारा पहले भी देखा हुआ है। और आज हम क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सीएफटी के बारे में थोड़ा डिस्कस बताती हूँ आपको। लेकिन एक मिनट, थोड़ा मार्कर ले आए। हाँ, अब देखो मैंने कहा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सीएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सीएफटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सीएफटी की फुल फॉर्म। सीएफटी की फुल फॉर्म देखेंगे। सीएफटी की फुल फॉर्म आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीएफटी की फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो सीएफटी होता क्या है, थोड़ा सा नीचे दिखता है, इसे कैमरे में दिखता नहीं है। सीएफटी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या है? सीएफटी का नाम है। अब देखो, इस सिद्धांत ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि इसमें लिगेंड भी होंगे। ये सिद्धांत कहता है इसमें लिगेंड भी होंगे और मेटल भी। यानी कि इस सिद्धांत में क्या है कि लिगेंड भी होंगे और मेटल भी। लेकिन लिगेंड है वो किस में रह जाते हैं? हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मेटल है, मेटल के चारों ओर क्या लगे होते हैं? लिगेंड। अब मान लो कि ऐसे कोई भी है FeCl6। अब मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो Fe है, Fe तो क्या हो गया? मेटल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटल। जिसके बाद में Cl6 है, वो जो 6 क्लोरीन के एटम है वो क्या हो गए? लिगेंड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। तो अब देखो, मैंने क्या कहा कि जो मेटल से जो लिगेंड जुड़े हुए होंगे, तो देखो मेटल है, मेटल से जो लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो ये है, इसे हम क्लोरीन कुछ इस प्रकार, मान लो कि मैं एक बार नॉर्मली इस प्रकार जोड़ रही हूँ, ये मैंने जोड़ दिए। अब आप इसे मेटल किसे बोलोगे? जो बीच में जो ये एटम प्रेजेंट है, इस एटम को हम क्या बोलेंगे? मेटल। और जो ये क्लोरीन वाले एटम है, जो क्लोरीन के एटम है, ये जो पास में इसके जुड़े हुए हैं, उसे हम क्लोरीन वाले एटम को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लिगेंड। क्लोरीन वाले एटम को क्या बोलेंगे? लिगेंड। ये सीएफटी के बारे में थोड़ा बेसिक था कि मान लो कि सीएफटी है, सीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएफटी में हम किस प्रकार के लिगेंड लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है मेटल है, मेटल के बाद में जो ये लिगेंड है, इस लिगेंड को हम किन कक्षकों में भरेंगे? आपको पता होना चाहिए लिगेंड को हमें किन कक्षकों में भरेंगे। तो हम इसको डी कक्षकों में भरेंगे। किन कक्षकों में भरेंगे? हम इनको डी कक्षकों में भरेंगे। और डी कक्षक होते हैं तो उसके में कितने कक्षक होते हैं, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में भी, और मैं आज भी बता रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले की वीडियो जरूर देखिए। ऐसे मैंने आपको उस दिन बताया भी था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा, कोई कारणवश या आपने नहीं देखा, तो मैं आज आपको दोबारा से बता रही हूँ। तो आप सुनो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो एस कक्षक है, कक्षक ऊपर लिखो, एस है, एस कक्षक है, उसमें कितने, हमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? भर तो हम 2 सकते हैं,
लेकिन ये कक्षक क्या है, कक्षक तो एक ही है। अगर कोई ऐसे पूछे कि आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो हम कितने बताएंगे, 2। और कोई ऐसे पूछे कि एस में कितने कक्षक होंगे तो कक्षक कितना होगा, 1। कक्षक कितना होगा, 1। तो ये एक कक्षक होगा। अब देखो एस के बाद में क्या आता है, पी। पी में कक्षक, अगर आपको कोई पूछे कितने कक्षक होंगे तो कक्षक तो होंगे 3 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। कक्षक कितने होंगे, 3 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। जिसके बाद में आता है डी। डी में कक्षक तो कितने होते हैं, कक्षक कितने होते हैं, 5। कितने कक्षक हो गए, 5। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 यानी 10। ठीक है। एफ है, एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। कितने कक्षक होते हैं, 7। लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं है, हमें लगभग अधिकतर डी तक के पूछे जाते हैं। एफ तो कोई रियर केस में पूछेगा नहीं, हमको क्या है कि डी कक्षक तक ही पूछे जाते हैं। तो मैं देखो अभी आपको कि मैंने क्या कहा कि जो मेटल है उसके चारों लगे लिगेंड, और इस लिगेंड को हम किस में फिल करेंगे, इस लिगेंड का कक्षक डी कक्षक में फिल करना ही क्या है, सीएफटी है। डी कक्षक में क्या है, फिल करना ही सीएफटी है। अब देखो मैंने डी कक्षक की बात करी, मैंने और कक्षक की मैंने बात ही नहीं की। मैंने बात किसकी की, मैंने डी कक्षक की बात की। तो मैंने अगर डी कक्षक की बात की तो हम डी कक्षक में देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं डी कक्षक की बात करती हूँ ना, इसको हटाते हैं, ऐसे तो हम बात करेंगे कहाँ। अब देखो अगर डी कक्षक की बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं डी कक्षक बनाऊंगी। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैं डी कक्षक बना रही हूँ। डी के मैंने कितने कक्षक बताए, 5। इस कक्षक को हम नाम क्या देंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इन 5 कक्षकों की अलग अलग संरचना देखनी है, जिसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे टेट्राहाइड्रल के बारे में और ऑक्टाहाइड्रल के बारे में। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इन 5 कक्षकों की जो संरचना है हम उसका देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है डी एक्स वाई। देखो एक ही जगह बनाएंगे हम ताकि आपको आप पता चले। डी एक्स वाई यानी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये है, हम इसी पे हम दर्शाएंगे एक्स और वाई, ये मान लो कि एक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जहां पे जो पाली आएगी वो क्या है, एक्स और वाई की जो लाइन है उस पे पाली नहीं आनी चाहिए। तो देखो एक्स मैंने इसको माना, वाई मैंने इसको माना, जेड मैंने इसको माना। तो यानी जेड पर तो आ सकती है, लेकिन एक्स और वाई, ये है एक्स और ये है वाई, इन दोनों पे क्या है, पाली नहीं आनी चाहिए। तो अब देखो मैं क्या करूंगी, यहां से पाली लेऊंगी और एक पाली तो जेड कक्षक से होती हुई गुजर गई, एक पाली तो क्या है जेड कक्षक से होती हुई गुजर गई। एक्स और वाई छूट गए, इन दोनों पे पाली नहीं आई। अब एक पाली और आएगी तो वो देखो वो यहाँ पर आएगी, बन गया। एक्स और वाई को टच ही नहीं किया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो टच हो गया, लेकिन ये तो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पर तो सभी का समान अधिकार होता है। ये क्या है, केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु पर सभी का समान अधिकार होता है। तो एक्स और वाई पर नहीं आएगा, जेड पर आ गया और इनके बीच से गुजर गया। ठीक, एक डायग्राम हमारा कंप्लीट। अब देखो डी वाई जेड, डी वाई जेड, इन तीनों के मैं यहाँ बनाऊंगी, फिर इन 2 के बाद में बना लेंगे। ठीक है, बाद में नहीं बनाएंगे तो अभी, लेकिन थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। अब क्या है, डी वाई जेड। अब आप बोलोगे एक्स वाई में यहाँ यही रखती हूँ, क्योंकि अब आप बोल दोगे कि आपने तो यही चेंज कर दिया, तो सेम सभी डायग्राम सेम हो गई। ठीक है, यहाँ पर है जेड। अब पाली किस पे नहीं आनी चाहिए, वाई और जेड। किस पे नहीं आनी चाहिए, वाई और जेड। तो पाली किस पे आ सकती है, एक पाली तो अक्ष पे आ सकती है, अक्ष पे आ सकती है, और दूसरी पाली चाहो तो आप यहाँ पे कर दो और चाहो तो आप यहाँ पर। तो यहाँ इस प्रकार से कुछ पाली निकालो, और अगर आप चाहो तो आप जेड को यहाँ भी लिख सकते हो और अक्ष को यहाँ लिख दोगे, तो क्या होगा, ये सेम में यही स्ट्रक्चर आ जाएगी, और यहाँ पर अक्ष आ जाएगा और यहाँ पर जेड आ जाएगा। आपको इतनी बात हुई क्लियर। अब इसमें तीसरा डायग्राम देखो, तीसरा डायग्राम है डी एक्स जेड का, डी एक्स जेड का तीसरा डायग्राम किसका है, डी एक्स जेड। तो देखो अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार है,
यहाँ पर x है और यहाँ पर y है और यहाँ पर है z। ठीक है, अब x और z पे नहीं आनी चाहिए, y पे तो आ सकती है क्योंकि जहां ऊपर लिखा है उस पे नहीं आनी चाहिए। बाकी इनको छोड़कर चाहे किसी पे भी पाली बना दो, बन गई पाली। अब इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? इन तीनों में है कि इसमें x और y पर पाली नहीं आई तो z पे पाली आ गई, इसमें y और z यानी y है रहा z है रहा, इन दोनों पे पाली नहीं आई तो x पे पाली आ गई, और इनमें है x और z तो इन दोनों पे नहीं है, किस पे पाली आ गई? y पे पाली आ गई। ठीक है, ये तो था इन तीनों की बात। ये तो किन की बात थी? dxy dyz और dxz। अब बच कौन से गए? बच गए dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन दोनों की क्या है कि जो बिना स्क्वायर के होते हैं उनकी पाली तो आती है उन एक्सिस को छोड़कर, और जो स्क्वायर होते हैं उनकी पाली आती है उन एक्सिस के ऊपर। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगी उन एक्सिस के ऊपर पाली कैसे आएगी, वो देखो, वो भी हम देख लेते हैं। देखो अब मैं बता रही हूं कि dx स्क्वायर और y स्क्वायर है, इसकी संरचना कैसे बनेगी। इसकी संरचना देखो, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है। तो पहले x y हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि x और y पर पाली नहीं आएगी, और अब x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो एक्सिस दी गई होगी उसी एक्सिस पर पाली आएगी। तो ये वाली पाली आ गई, तो x दे रखा है तो x पे पाली आई, y दे रखा है तो y पर पाली आई। अरे x दे रखा है तो x पर पाली आ गई, और y दे रखा है तो y पर पाली आ गई। ठीक है, तो z दे ही नहीं रखा तो z को छोड़ दियो। अब देखो dz स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे dx स्क्वायर अगर y स्क्वायर हो गया तो dy स्क्वायर z स्क्वायर और dx स्क्वायर z स्क्वायर ये क्यों नहीं हो सकते? अगर dx स्क्वायर y स्क्वायर हो गया तो dy स्क्वायर z स्क्वायर और dx स्क्वायर z स्क्वायर क्यों नहीं हो सकते? ये बात आपकी भी ठीक है कि क्यों नहीं हो सकते। तो देखो इसमें एक रीजन है, इन दोनों को जोड़ के और क्या बना दिया गया? dz स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के और क्या बनाया? dz स्क्वायर। कैसे बनाया? तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों के यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ और बाद में देखो आपको एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाएंगे किस प्रकार से बनेगी। ये यहाँ पर मान लो कि x है। ठीक है, तो अब किस पे पाली आएगी? एक पाली तो आ गई y पर और एक पाली आ गई z पर। अब देखो dx स्क्वायर z स्क्वायर की बनाएंगे तो x यहाँ पर और z यहाँ पर और y यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से पाली बनी, इस प्रकार से पाली बनी। अब देखो अब आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है। अगर मान लो मैं इन दोनों को ओवरलैप करूं, अगर मान लो कि मैं इन दोनों क्या करूं ओवरलैप कर दूं, तो ये जो x जो z की पाली है, z की पाली है, वो क्या आपस में क्या कर लेगी? जब मैं इसको पास में लाऊंगी तो आपस में ये क्या करेगी? ये आपस में ओवरलैप हो जाएगी और ओवरलैप बन होके dz है ना, ये z है तो इसको z स्क्वायर का रूप दे देगी और ये आपस में जुड़ जाएगी। स्क्वायर का रूप देके क्या करेगी? आपस में जुड़ जाएगी। अब देखो y और x बचा तो ये क्या है? इस साइड वाला z आके इस पे ऐसे का ऐसा शिफ्ट होगा तो ये x स्क्वायर इस पे आ जाएगा और y स्क्वायर इस प्रकार से। तो हमने क्या किसका निर्माण किया है? dz स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को जोड़ के देखो हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर देखो बना रही हूं मैं, ये है z, ये है y और ये है x। इस प्रकार से बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये इस चक्कर को बनाने क्या मतलब, बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाली ओवरलैप हुई है? कैसे पता चलेगा कि पाली ओवरलैप होके और एक दो z स्क्वायर ओवरलैप हुए तो दो z ओवरलैप हुए तो z स्क्वायर बनाइए, आपको कैसे पता चलेगा? ये तो थी डी कक्षा की छोटी छोटी बातें। अब देखो अब मैं आपको बताऊंगी अष्टफलकीय यौगिक और चतुष्फलकीय यौगिक, और वो भी किसमें? सीएफटी में देखेंगे। देखो सीएफटी में सबसे पहले मैं इसको रफ करती हूँ यहाँ से ना।
ऐसे लिखेंगे, कहाँ पे जगह है, कम है। अब देखो, सबसे पहले मैंने डी के कक्षक मिटा दिए। कक्षक मैं दोबारा से बनाती हूँ। मैंने 5 ही कक्षक बताए, तो आप क्या करोगे, 5 ही कक्षक बनाओगे। मैंने कितने कक्षक बताए, मैंने 5 कक्षक बताए, तो आप क्या करोगे, 5 ही कक्षक बनाओगे। नाम दोबारा से लिखोगे, लिख दिए। अब देखो, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे। किस में देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो कि ये कक्षक यहाँ पर है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, थोड़े नीचे बनाते हैं, इस प्रकार से तो आएगा ही नहीं ऊपर। ये 5 कक्षक है, मैंने यहाँ पर मान लिए। इन कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, समरस कक्षक बोलेंगे। इन कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, समरस कक्षक बोलेंगे। अब देखो, अब हम ये नीचे से अगर ऊपर जाते हैं, तो ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज यानी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो, अब देखो कि अगर एनर्जी बढ़ी तो ये वाले कक्षक ऊपर चले गए। तो देखो ये वाले 5 कक्षक यहाँ पर आ गए। थोड़े से बड़े बनाए, ये वाले 5 कक्षक मैं यहाँ पर बना रही हूँ। नाम लिखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 कक्षक हो गए। अब इनमें भी ये कक्षक जब विपाटन करेंगे तो कुछ कक्षकों की ऊर्जा तो इंक्रीज होगी, तो वो कक्षक नीचे आ जाएंगे, और कुछ कक्षकों की ऊर्जा डिक्रीज होगी, तो वो कक्षक नीचे आ जाएंगे, और कुछ कक्षकों की ऊर्जा इंक्रीज होंगी तो वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि कौन से कक्षक इंक्रीज होंगे। ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो आपको ऑक्टाहाइड्रल में ध्यान रखना है। आपको ऑक्टाहाइड्रल में क्या ध्यान रखना है कि जो 3 कक्षक हैं, अभी मैंने आपको जो 3 कक्षक बताए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन कक्षकों की ऊर्जा तो डिक्रीज होगी, और जो 2 कक्षक बच गए ये वाले, इन 2 कक्षकों की ऊर्जा क्या है, इंक्रीज होगी। इन 2 कक्षकों की ऊर्जा क्या है, इंक्रीज होगी। और इन दोनों के मध्य जो गैप है, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, 10 DQ या डेल्टा। इस गैप को हम क्या बोलेंगे, 10 DQ या डेल्टा। अब देखो, अब क्या है कि अगर एनर्जी ऊपर गई तो इंक्रीज हुई। अगर इंक्रीज हुई तो जो एनर्जी थी उसमें जुड़ी की घटी, जुड़ी ना, तो जुड़ी के लिए प्लस, और नीचे आए तो एनर्जी डिक्रीज हुई, तो क्या है गया, माइनस। अब देखो, इन दोनों के मध्य की एनर्जी निकालनी है हमको, तो यहाँ पर ये पूरे कक्षक कितने थे, 5, और यहाँ पर भी 5, क्योंकि पूरे कक्षक तो हमारे पास 5 ही तो है। जिसके बाद देखो, जो नीचे वाले 3 कक्षक हैं उसको तो लिख दो ऊपर, जो नीचे ऊपर वाले 2 कक्षक हैं उसको लिख दो नीचे, डेल्टा क्यू। ये क्या है, ये तो है ऑक्टाहाइड्रल कक्षक। अब आप बोलोगे कि इसमें आप हमें भर के दिखाओगे, तो भरेंगे हमें, और CFSC के मान की गणना करेंगे, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन ये तो था ऑक्टाहाइड्रल। अब मैं बात करूंगी टेट्राहाइड्रल की। अब देखो, अब क्या है कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे T2G, और इसको EG। ठीक है, T का मतलब क्या होता है, अब आप बोलोगे T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है ट्रिपलेट, और यहाँ पे है E, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डबलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट और डबलेट यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रल के बारे में। ये तो बात थी ऑक्टाहाइड्रल की, अब पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रल में। टेट्राहाइड्रल में यहाँ तक और यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा कि एनर्जी कहाँ से इंक्रीज हुई और कहाँ से रिलीज हुई। यहाँ पर तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है, तो इंक्रीज हुई तो समरस कक्षक है ऊपर की ओर इंक्रीज हो गई इनकी भी एनर्जी। इनके आगे की बात देखो, यहाँ है वो पूरा चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ है वो पूरा चेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो कि जो 2 कक्षक जो ऊपर थे चतुष्फलकीय यौगिकों में, वो 2 कक्षक
नीचे आ जाएंगे, और जो 3 कक्षक नीचे थे वो क्या है, ऊपर चले जाएंगे। dxy थे, dyz थे और dxz। एनर्जी इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप सेम रहेगा, लेकिन यहां पर घटेगा बढ़ेगा इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या थे, 3 थे। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्या काउंट होके ऊपर जाएगी और ऊपर वाली काउंट होके नीचे आएगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ई, और इसको बोलेंगे T2। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, आपने कहा था EG और T2G, तो चतुष्फलकी यौगिकों में कभी G नहीं लगाया जाता। तो आप ये एक बात ध्यान रखोगे कि मान लो कि ऑक्टाहाइड्रल है, तो ऑक्टाहाइड्रल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और टेट्राहाइड्रल में 4। तो आप एक बात ध्यान रखोगे कि आप इस प्रकार से ध्यान रख लो कि जो बड़े होते हैं उनको सम्मान के लिए G लगाते हैं हम, उसी प्रकार से ऑक्टाहाइड्रल में G लगाया जाता है और टेट्राहाइड्रल में वो नहीं लगाया जाता। ये थी ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में सेफ्टी की बात, ठीक है। हमने इसमें सबसे पहले हमने क्या लेके शुरू किया, लिगेंड प्लस मेटल। हमें 2 बात याद रखनी थी कि लिगेंड और मेटल थे, जिसके बाद में हमने डी कक्षक देखा, और डी कक्षक में हमने चतुष्फलकी और अष्टफलकी देखा। अब देखो, जिसके बाद में इन्होंने तो इतना डिसिप्लिन यानी कि इतना बता दिया, जिसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, जिसके बाद में कौन आए, एक वैज्ञानिक साहब आए, और उसका नाम क्या था, जॉन टेलर। एक वैज्ञानिक आए और उनका नाम क्या था, जॉन टेलर। उनका नाम क्या था, जॉन टेलर। उन्होंने कहा कि इतना आपने बताया वो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने बता दिया, लेकिन dx² और dz² में से नीचे और ऊपर इंक्रीज और रिलीज एनर्जी किसकी होगी। तो इन्होंने कहा कि हमने तो ये देखा ही नहीं। तो आपने जॉन टेलर जी ने कहा कि आपने क्यों नहीं देखा, चलो मैं बताता हूं। तो इन्होंने एक एक्सप्लेन किया कि जो ये देखो, ये 2 कक्षक है जो नीचे की ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं, dx² y² और dz²। तो ये बता रहे हैं कि कौन से कक्षक इंक्रीज होंगे, कौन से कक्षक इंक्रीज होंगे। यानी देखो, जो यहाँ पर भी ये भी 2 भागों में विभाजन हो जाएगा, और जो एक कक्षक आएगा यहाँ पर, ये वाला, इस कक्षक को बोलेंगे dx² y², और जो ऊपर जाएगा वो होगा dz²। यानी इसका मतलब आपको साफ साफ पता चला कि dz² है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 5 कक्षकों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, dz² की, जिसके बाद में होगी dx² y² की। यानी सबसे ज्यादा dz² की होगी, उसके बाद में dx² y² की एनर्जी होगी। तो ये प्रभाव किसने बताया, जॉन टेलर ने। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि dx² y² और dz² में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो ये ऑब्वियसली छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ से निकल के आती है, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होती है। तो जॉन टेलर का प्रभाव आप जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।